फिजिक्स वेब क्लासेस में फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है गॉसेस थ्योरम्स यानी गॉस का नियम। गॉस साहब ने हमारे पास क्या क्या नियम बनाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स से रिलेटिव्स और चार्ज से रिलेटिव्स की क्वांटिटीज़ क्या है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा के पहले हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अभी तक हमने एक सरफेस का देखे थे जिसका नाम था इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। एक और पृष्ठ होता है जिसको हम लोग गॉस साहब ने बनाए हैं, दिया गया है, उसी का नाम पे बनाया गया है। दिस इज़ नोन एज गॉसियन सरफेस। क्या होता है गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस यानी गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ किस पृष्ठ को हम बोलेंगे? तो आंसर है अगर हम एक चार्ज को लेते हैं, एक यहाँ पर हमारे पास एक चार्ज है दैट इज़ क्यू, और इस चार्ज के चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह की और भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, लेकिन हम सिर्फ आपको समझाने के लिए अगर ये बनाते हैं और इस पर अगर हम एक पृष्ठ का निर्माण करते हैं कहीं पर, ये अगर हम पृष्ठ का एक निर्माण किए हैं, तो इस पृष्ठ में हम देख रहे हैं कि जो हम अभी पृष्ठ का निर्माण किए हैं उस पृष्ठ से जिस पॉइंट चार्ज से ये इस पृष्ठ के बीच की दूरी, अगर ये आर है, अगर ये आर है, ये भी आर है, ये भी, क्योंकि दूरी सबकी क्या है, समान है। तो इस पॉइंट में अगर हम इस पॉइंट को कुछ नामकरण कर देते हैं, अगर ये पॉइंट हमारे लिए ए है, तो ए बिंदु पर अपने हमारे पास जो आवेश है, स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश से सोर्स चार्ज से इस बिंदु ए के बीच की दूरी आर है। तो बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? बिल्कुल हम जानते हैं ई ए इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर होगा, ये होगा। अच्छा, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर है। उसके बाद अगर हम इस जगह पर बी बिंदु मान लेते हैं, तो यहाँ पर ए बी कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसको अगर हम सी बिंदु मान लेते हैं तो ए सी क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसको अगर हम डी बिंदु मान लेते हैं तो ए डी कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो हमने एक ऐसा पृष्ठ का निर्माण किए जिस पर अगर हम बिंदु को हम मान लेते हैं ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु, तो प्रत्येक ए, बी और सी पर हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो रही है, समान हो रही है। तो एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक अगर हम बिंदु की रचना करते, प्रत्येक अगर हम जितने इलेक्ट्रिक फील्ड खींचेंगे उनके प्रत्येक बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर समान हो, तो ऐसा पृष्ठ गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। फिर से गॉसियन पृष्ठ क्या है? वे पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान समान हो, उसे गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। याद रखिए गॉसियन पृष्ठ क्या है, नोट कर लीजिएगा इस गॉसियन पृष्ठ को लिए। ओके, ये एक गॉसियन पृष्ठ होता है जिस क्या है गॉसियन पृष्ठ, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, और अगर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव समान होती है, यस, ऐसे पृष्ठ का नाम भी हम जानते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, समविभव पृष्ठ। और अगर विद्युत क्षेत्र तीव्रता समान होती है तो हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। ओके, अब थ्योरम पर आते हैं। थ्योरम का क्या दिया है? थ्योरम हमारे लिए ये चीज़ बताती है कि अगर हमारे पास एक जगह पर एक क्लोज सरफेस है, बंद पृष्ठ है, जैसे कल मैंने आपको बताया था, जैसे ये हमने एक जगह पर एक बंद पृष्ठ का निर्माण किए हैं, ध्यान दीजिए, ये हमने एक जगह पर एक बंद पृष्ठ का निर्माण किए। अगर इस बंद पृष्ठ में कहीं पर भी अगर हमारे पास एक चार्ज है दैट इज़ नोन एज क्यू, तो क्या इस क्यू के कारण चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? बिल्कुल सही, आपका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी, विद्युत क्षेत्र। तो अगर एक चारों ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर होती है तो चारों विद्युत क्षेत्र तीव्रता ये जो हमने एक बंद पृष्ठ ली है इस बंद पृष्ठ पर लिंक हो जाएगी। और अगर वो लिंक होती है तो क्या हमको कोई फ्लक्स मिलेगा? आंसर है जरूर मिलेगा, एक फ्लक्स की क्वांटिटी हमको मिलेगा। वो जो एक फ्लक्स की क्वांटिटी हमको मिलेगा उसी पर आधारित ही हमारा ये गॉस का नियम बनाया गया है। क्या नियम गॉस ने दिया है? गॉस का नियम यह है कि हमेशा आपको बंद पृष्ठ में ही रखना पड़ेगा,
वो बंद पृष्ठ में अगर हम कोई भी आवेश को रख देते हैं तो उस आवेश पर जितने विद्युत क्षेत्र तीव्रता लिंक होगी उसका हम फ्लक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। और वो फ्लक्स का कैलकुलेशन कितना होगा जो कि नियम बताती है। नियम ये बताती है कि जो हमारे पास क्यू चार्ज है, हम जानते हैं क्यू चार्ज में कितनी विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी। क्यू चार्ज में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो होती है 1/ε0 टाइम्स होती है। इस चीज़ को बाद में भी हमने बताए थे और अभी हम इस चीज़ को बता रहे हैं कि क्यू चार्ज में कितना हमारे पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है 1/ε0 टाइम्स। यूनिट ऑफ चार्ज में कितना होगा, यस Q इंटू 1/ε0 टाइम्स। ये जो एक क्वांटिटी बना Q/ε0 टाइम्स, जितना हमको मिलेगा इतना ही वो फ्लक्स उस पर लिंक होगा। दिस इज गॉस का नियम। सो दिस इज नोन एज फाई इज इक्वल टू Q/ε0 ये दिस इज कैलकुलेशन इज गॉस का नियम। ये हमारे पास एक गॉस का नियम बन गया। फिर से गॉस का नियम पर हमने क्या रखे, कहीं पर भी एक फ्री स्पेस पर अगर हम क्लोज सरफेस लेते हैं और उसके अंदर कोई अगर आवेश को हम रख देते हैं तो उस आवेश के द्वारा हम पूरा फ्लक्स कितना ले सकते हैं, तो वह फ्लक्स होगा हमारे लिए हमेशा Q/ε0 टाइम्स होगा। Q/ε0 टाइम्स हम इस पर फ्लक्स कर सकते हैं। नियम क्या हुआ, तो इस नियम को लिख लेते हैं। नियम हमारे पास नियम ये हुआ कि यह नियम क्या बनता है, आंसर है यह नियम ये हुआ, नोट कीजिएगा। इस नियम के अनुसार मुक्त आकाश में किसी बंद पृष्ठ में से कुल विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ द्वारा घेरे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी फाई जो होगा हमको मिलेगा वो फाई कितना होगा, आंसर है दिस इज फाई इज इक्वल टू Q/ε0 होगा। Q/ε0 और इसको मैं लिख सकता हूँ, हम लोग जानते हैं कि अगर आप कोई भी क्लोज सरफेस में होता है तो उसका फाई कितना होगा, तो आंसर है फाई इक्वल टू जो फ्लक्स होता है उस फ्लक्स को हमने निकाले थे इसके पहले वाले क्लास में। आप देखिए क्लोज सरफेस के लिए कितना होता है, बंद पृष्ठ का इंटीग्रेशन AdS cos थीटा, सो दैट इज AdS cos थीटा इज इक्वल टू Q/ε0। ये दोनों होगा AdS cos थीटा इज इक्वल टू Q/ε0। सो फाई इक्वल टू Q/ε0 और इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ इंटीग्रेशन AdS cos थीटा इज इक्वल टू Q/ε0, ये इतना होगा। दिस इज गॉस का नियम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास नियम है, क्योंकि आगे भी हम जितने भी इस पर चर्चा करेंगे तो गॉसेस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आगे मैक्सवेल के इक्वेशन पढ़ेंगे उसमें भी हमारे गॉस का नियम आएगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे हमारे पास पॉपुलर्स थ्योरम्स है, पॉपुलर्स लॉ है हमारा गॉस का नियम। सो इस नियम से हमको क्या चीज़ मिलती है कि कहीं पर अगर आवेश है तो उस आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता कैलकुलेशन कर सकते हैं। जहाँ कहीं पर हमको आवेश जैसे जैसे हम आवेश को इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे उसकी विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी बढ़ेगी। ये हमारे पास बहुत ही फेमस नियम है ये हमारे पास। सो गॉस के नियम पर आधारित हमारे पास क्या समझ में आया कि कोई भी फ्री स्पेस मुक्त आकाश में कोई भी क्लोज बंद पृष्ठ पर अगर हम विद्युत फ्लक्स का मान निकालना चाहते हैं तो वो कितना होगा, यस फाई इक्वल टू Q/ε0 टाइम्स हमको मिलेगा। इतना फ्लक्स उसके साथ लिंक होगा उस क्लोज सरफेस पर।
ठीक है, अब इसको थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं। प्रूव किस प्रकार हम इसको प्रूव कर सकते हैं, प्रमाण कर सकते हैं, और प्रमाण के बाद इसके शर्त को भी हम बताते हैं कि इसमें क्या क्या और शर्त होना चाहिए। सो सबसे पहले इसको मैं प्रमाण कर लेता हूँ। क्या हम इस चीज़ नियम को प्रमाण कर सकते हैं? तो बिल्कुल, हमने एक गॉसियन सरफेस का निर्माण कर लेते हैं। यह हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है। ये हमारे पास जिसके सरफेस है, जिसके इस बिंदु पर हमने मान के चलते हैं क्यू आवेश है, और क्यू आवेश से इनके ये बीच की जो दूरी है आर है, और आर पर हमने आर पर एक छोटा सा एरिया कवर कर लेते हैं, जहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता इस ओर से निकल रही है। दिस इज ये इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये जो एरिया है, इस एरिया का एरिया वेक्टर किधर होगा? यस, बिल्कुल, इस एरिया का एरिया वेक्टर, चूँकि छोटा सा एरिया है इसलिए मैंने इसको ds लिखता हूँ। सो दिस इज ds इधर होगा, और E और ds दोनों एक ही साइड में है। सो दैट इज थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। इस बिंदु का नामकरण कर लेते हैं, दिस इज P। एक P एक बिंदु है, Q एक चार्ज है। सो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? हम लिख लेते हैं, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, इक्वल टू 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर, इतना होगा। अच्छा, अगर हम अल्पांश ds से जो गुजरने वाला हमारे पास जो विद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा? जानते हैं हम हमारे पास फ्लक्स। अगर ये एक प्लेन सरफेस है, देखिए अभी कोई नहीं है लेकिन प्लेन हम मान लेते हैं, अगर ये प्लेन सरफेस है ds है, और ये छोटा सा एरिया है, और ds पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जारी है ये कितना होगा? तो पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं, यहाँ नोट कर लेते हैं कि अल्पांश क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो होगा, दैट इज डी फाई इज इक्वल टू ए डी एस कॉस 0 डिग्री। 0 डिग्री इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थीटा कितना है? 0 डिग्री है। सो दैट इज डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी एस हो जाएगा। चलिए, ए इंटू डी फाई इक्वल टू ए इंटू डी एस, ये कैलकुलेशन यहाँ तक मिला। अब ये एक छोटा सा एरिया के लिए, इस प्रकार हम चारों ओर से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड खींचते जाएंगे और सब में अगर छोटा छोटा एरिया करके हम यहाँ तक अगर फिर से पहुँचेंगे तो संपूर्ण अगर क्षेत्रफल के लिए हम निकालना चाहते हैं बंद पृष्ठ के लिए कितना होगा, तो लिख लेते हैं संपूर्ण बंद पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? तो संपूर्ण बंद पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स है, तो फाई इज इक्वल टू बंद स्टेशन इंटू डी फाई, और डी फाई का हम जानते हैं, डी फाई का वैल्यू कितना है? ए डी एस। सो डी फाई के लिए क्लोज इंटीग्रेशन ए इंटू डी एस, और दिस इज इक्वल टू ए क्लोज इंटीग्रेशन डी एस। डी एस का क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ ये मैं लिख देता हूँ, क्लोज इंटीग्रेशन डी एस क्या है? संपूर्ण सतह का कुल क्षेत्रफल, संपूर्ण सतह का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हम जानते हैं कैसी आकृति का है? स्फेरिकल, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4πr²। यानी इस क्लोज इंटीग्रेशन ds के जगह अब हम क्या लिख सकते हैं? 4πr²। सो फाई कितना हो गया? फाई इज इक्वल टू ए इंटू क्लोज इंटीग्रेशन
टी एस की जगह हम क्या लिखेंगे 4πr²। सो फाई इक्वल टू ई इंटू 4πr²। अब आप देखिए ई हम पहले से नोट करके रखिए 1/4πε0 Q/r² लिख लेते हैं 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। कैंसिल होगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। r² कैंसिल, 4π कैंसिल। सो नाउ फाई इज इक्वल टू, ये भी फाई था, फाई इज इक्वल टू क्यू, यहाँ से क्यू बचा और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट, फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट। चलिए ये हमारे पास क्या हो गया, प्रमाण हो गया, ये प्रमाण हो गया। सो ये हमारे पास होता है। अच्छा, इसके बाद मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो अगर हमारे पास अगर हम इस चीज़ को निकाल लेते हैं तो क्वेश्चन आता है कि सर इसकी क्या शर्तें हैं, हम किस किस जगह पर इसको हम लगा सकते हैं। तो गॉस नियम की कुछ शर्तें हैं, गॉस के नियम जहाँ पर हम एप्लीकेबल्स लगा सकते हैं वो उसकी शर्तों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि किस किस जगह पर हम इसको लगा सकते हैं गॉस के नियम्स। ओके, देखिए किस किस जगह पर इसका गॉस के नियम हम लगा सकते हैं और क्या इसकी सिचुएशन होती है। गॉस नियम लागू करने की शर्तें। नियम लागू करने की शर्तें। शर्तें पूछ होता है तो याद रखिए, नंबर 1, गॉस का नियम प्रत्येक आकृति व आकार पर लागू होता है लेकिन पृष्ठ हमेशा बंद होना चाहिए। फिर से कह रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, गॉस का नियम प्रत्येक आकृति व आकार पर लागू होता है लेकिन पृष्ठ हमेशा कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। कोई भी आप गोले बना रहे हो या बेलनाकार बनाओगे आकृति, निर्भर नहीं होता है, लेकिन उस बेलनाकार को क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। जैसे अगर मैं एक आकृति बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, नंबर 1 एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ये देखिए कोई भी एक सरफेस है और अगर इस सरफेस में ये एक हमारे पास Q1 है, इस जगह पर हमारे पास एक Q2 है, इस जगह पर हमारे पास एक Q3 चार्ज है, तो क्या मैं इसकी फ्लक्स कैलकुलेशन कर सकता हूँ? बिल्कुल मैं कर सकता हूँ। फाई इज इक्वल टू टोटल समेशन ऑफ Q इज बाय एप्सिलॉन नॉट्स। समेशन क्यों मैंने क्यों दिया, क्योंकि समेशन का मतलब होता है टोटल कितना चार्ज है हमारे पास। तो आंसर है Q1 Q2 Q3 सारे चार्ज है, तो इसको मैं लिखूँगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बाई एप्सिलॉन नॉट्स, ये हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, अगर नंबर 2 यही सरफेस अगर ऐसा है, क्लोज नहीं है, लेकिन इसके यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, तो फ्लक्स क्या होगा? आंसर है फ्लक्स लागू नहीं होगा, क्योंकि गॉस का नियम कब ये होता है, गॉस का नियम में सरफेस पूरी तरह से क्लोज होना चाहिए, बंद होना चाहिए। इसमें बंद नहीं है इसलिए फ्लक्स नहीं होगा। नंबर 1 नंबर 2 याद रखिए, गॉस के नियम में आकृति या पृष्ठ के बाहर स्थित किसी आवेश को नहीं लिया जा सकता है। फिर से देखिए, गॉस के नियम में आकृति या पृष्ठ के बाहर स्थित हम आवेश को नहीं ले सकते हैं। यानी अगर हमारे पास सरफेस है, जैसे ध्यान दीजिए, इस पर भी आपको मैं बताता हूँ क्या होगा। अगर हम यह एक सरफेस ले लेते हैं, क्लोज सरफेस है ये, देखिए एक क्लोज सरफेस है, मान लीजिए इनके अंदर हमने ये एक क्यू चार्ज को रख दिया, तो क्या इस पर फ्लक्स होगा? ये केंद्र पर है, केंद्र पर है, लेकिन आप नियम क्या बना रही है, दूसरा नियम ये कह रही है कि इस नियम में हम पृष्ठ तक तो ले जा सकते हैं लेकिन पृष्ठ के बाहर नहीं। पृष्ठ के अगर आप बाहर ले जाओगे तो वहाँ पर क्या नहीं होगा, यह नियम लागू नहीं होगा। तो दूसरा नियम हमारे पास ये कहती है कि गॉस के नियम में हम पृष्ठ के बाहर स्थित किसी आवेश को नहीं लिया जाता है। यानी अगर आपको इसका कैलकुलेशन करना है इस फ्लक्स का, तो ये फाई कितना होगा, दैट इज़ कॉल्ड फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। सन केंद्र पर है, ये कब ये होगा, फाई इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट कब होगा? जब वो, याद रखिए, केंद्र पर होगा, एट सेंटर।
एट सेंटर पर अगर आप क्लोज सरफेस में एट सेंटर पर रखे हो तो फाई इक्वल टू क्या आपका कैलकुलेशन होगा, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यही चीज़ मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, देखिए यही चीज़ को अगर मान लीजिए यही एक क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस में इसको अगर हम क्लोज सरफेस में दे दीजिए, ये जो एक फ्लक्स है, एक मिनट मैं इसको, ये देखिए ध्यान दीजिए, ये इस पर मैं बात कर रहा हूँ, ये एक फ्लक्स जो है, एक सरफेस जो है, इस सरफेस में अगर मैं इसको रख देता हूँ, ये अगर मैं इस सरफेस में रख देता हूँ, ये सरफेस पर हमने इस फाई को हमने इस जगह पर रख दिया, इस जगह पर। तो अब आप बताइए एक फलक पर अगर वो होता है तो फाई कितना होगा, एक फलक पर अगर होता है तो वो हो जाएगा हाफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लीजिएगा, केंद्र पर होने पर ही फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और अगर किसी एक फलक पर हम लेते हैं, एक फलक या पृष्ठ पर आप बोल सकते हो पर हो तो फाई इक्वल टू हाफ बाई क्यू बाई एप्सिलॉन, और अगर केंद्र पर हो तो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर इसकी लेंथ एल है, एल लेंथ में अगर कोई भी एक फलक पर फाई पर हम लिख देते हैं तो फाई इक्वल टू हाफ बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर इसके केंद्र पर हम ले लेते हैं तो फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस के नियम के दो शर्त हैं। तो अभी मैंने आपको बताए हैं, इस नियम को भी आप लिख लीजिएगा, क्या क्या नियम हुआ हमारे पास, गॉस के नियम के शर्तों का क्या क्या नियम है और गॉस का क्या नियम है, गॉसियन सरफेस क्या होती है। ठीक है, तो आज के थोड़ा सा इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं कि गॉस के नियम के आधारित और गॉस के नियम पर आधारित हम अनुप्रयोग एप्लीकेशन इन पर देखेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ओके, थैंक यू।